Hello everyone, welcome back to Education Vitamin. First of all, I would like to thank all of you for the phenomenal response that you have given to my videos and for all the love and support that you've been showing me. So thank you, thanks a lot. इसके अलावा इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि इस वीडियो को आपने यूज कैसे करना है। देखो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को देखकर या सुनकर आप उनको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू हैव टू पॉज द वीडियो देयर, ट्राई टू राइट द आंसर ऑन योर ओन, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि अभी तक तो आपने चैप्टर फिनिश कर लिए होंगे, रिविजन आपका चल रहा होगा। सो ट्राई राइटिंग द आंसर्स ऑन योर ओन। दोबारा से वीडियो को ऑन करो और फिर देखो कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आंसर में, डू यू हैव यू रिटन दोज पॉइंट्स इन योर आंसर और नॉट। दिस इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दिस वीडियो। और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम लोगों के लिए एंड में। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। अब शुरू करते हैं सोशल मूवमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम जल्दी से वीडियो डाल दो, तो हियर आई एम। ये चैप्टर जो है, दिस ऑल्सो इज कमिंग फॉर 10 मार्क्स। दैट मीन्स इसमें से पॉसिबिलिटी है 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स की। लेकिन ज्यादातर जो मैंने इस चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जब देखा, मार्किंग स्कीम सैम्पल पेपर्स में देखा, तो 2, 4 और 6 मार्कर्स ही ज्यादा नजर आए। उसमें से भी 2 मार्कर्स और 6 मार्कर्स जो है मेजोरिटी में थे। एक बार फिर से अगर रिपीट करूं, वर्ड लिमिट तो 1 मार्कर्स आपको 10 to 15 वर्ड्स में लिखने हैं, 2 मार्कर्स 30 वर्ड्स में, 4 मार्कर्स 80 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करने चाहिए, एंड 6 मार्कर्स यू हैव टू राइट विद इन 200 वर्ड्स। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है, ये एक स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट नहीं है, बट दिस गिव्स यू अ रफ आइडिया कि आपको जो है अपने आंसर्स को कितने वर्ड्स में फ्रेम करना है, कितना बड़ा या कितना छोटा आंसर लिखना है। Let's come to question number 1. In the mid 1970s, there was a renewal of women's movement in India, which was called the second phase of the Indian women's movement. 1970s में जो मिड में दोबारा से मूवमेंट शुरू हुई, क्योंकि देखो पार्टीशन के बाद एक थोड़ा सा डल फेज आ गया था वुमेन्स मूवमेंट का, ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। तो ये क्वेश्चन उसी के बारे में है। There was the growth of what is called as autonomous women's movement, right? तो सेकेंड फेज जो वुमेन्स मूवमेंट का था, इट वाज कॉल्ड ऑटोनोमस फेज ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन के जो है 2 पार्ट्स हैं। दिस क्वेश्चन इज अ 2 मार्कर, एंड ऑफ कोर्स यू कैन वेरी वेल गेस कि हर एक पार्ट जो है 1 मार्क कैरी करता है। तो अगर आप इनको अगर आप इसको जो है प्रॉपरली लिखेंगे तो यू विल गेट 1 मार्क ईच। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन दीज मूवमेंट्स बी टर्म्ड ऑटोनोमस, राइट? ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? देखो, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? द टर्म ऑटोनॉमी रेफर टू द फैक्ट दैट दे वर ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले जो वुमेन मूवमेंट्स थी, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से पहले वाली, उस टाइम वाली, वो जो थी पॉलिटिकल पार्टीज के ही दायरे में आती थी। लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके फेवर की बात नहीं करती हैं, उनके इश्यूज को आगे नहीं रखती है। तो जो सेकंड जो दौर था, जो सेकंड फेज था इंडियन वुमेन मूवमेंट का, इसमें दे डिसाइडेड टू गेट फ्रीड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज as distinct from the those women's organizations that had links with political parties earlier. तो इस मूवमेंट का सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फेज ये था कि इसने पॉलिटिकल पार्टीज से अपने आप को अलग कर लिया। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन और है, राइट अबाउट एनी वन आइडियोलॉजिकल चेंज दैट वाज प्रेजेंट इन दीज मूवमेंट्स। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है मैं पूरा इसको कंप्लीटली लिखना इसमें भूल गई, बट द क्वेश्चन इज, राइट अबाउट एनी वन आइडियोलॉजिकल चेंज दैट वाज सीन इन दीज मूवमेंट्स। तो आप क्या लिखेंगे? देखो, मेनली तो है 2 आइडियोलॉजिकल चेंजेस थे, आप कोई भी एक इसमें से लिख सकते हैं। रिटन हियर एनी वन। ओके, देयर हैज बीन अ रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट that while all women are in some way disadvantaged vis-a-vis men, all women do not suffer the same level or kind of discrimination। की ये चीज का रियलाइजेशन हुआ कि देखो, ये तो एक फैक्ट है कि विमेन जो है मेन के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज है, लेकिन विद इन विमेन ऑल्सो जो है सेम लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जो एक रिच मिडिल क्लास वुमेन है और एक ट्राइबल वुमेन है, उनके इश्यूज अलग होते हैं, और उनका जो जिस लेवल पे, जिन इश्यूज पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, वो भी अलग होते हैं। तो इस चीज का एक रियलाइजेशन किया गया। द सेकेंड पॉइंट दैट यू कैन राइट इज,
there has also been a greater recognition that both men and women are constrained by dominant gender identities. इसका मतलब क्या है कि आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी है, whether you are a man or a woman, वो डिक्टेट करती है कि आप जो है आपका सोसाइटी में रोल क्या होता है. जैसे मेन को सिखाया जाता है दैट यू कैन नॉट शो ऑफ योर इमोशंस, यू कैन नॉट क्राई इन पब्लिक. तो ये चीजें भी जो है उनकी जो डोमिनेंट रोल्स हैं सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं उनकी चीजों को अफेक्ट करते हैं, एंड दैट ऑल्सो गोज ऑन टू एड टू द डिस्क्रिमिनेशन. तो इन दोनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, यू विल गेट 1 मार्क. आई होप इट्स क्लियर. तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसको पॉज करना, उसके बाद अपना आंसर आप लोग मैच करना. सेकेंड क्वेश्चन भी एक 2 मार्कर है. इट सेज कैन वी अप्लाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 3-3 बार ये आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में. सो मेक श्योर आप इनको बहुत ध्यान से सुनना, इनके एक्सप्लेनेशन को. राइट, तो वीडियो को पॉज कर दो और अपना आंसर लिखो. ठीक है, तो आंसर में आपको क्या लिखना है? नो. ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट्स, देखो दोनों में काफी सारे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं. राइट, दोनों एक दूसरे से अलग हैं. वो भी एक क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे कैसे दोनों अलग हैं. लेकिन क्या हम इस डिस्टिंक्शन को इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट. राइट, दैट आंसर्स द फर्स्ट पार्ट. अब आपको इसको 1 मार्क और अगर आपने लेना है तो आपने इसको जस्टिफाई करना होगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है. व्हाई डोंट यू थिंक this distinction can be applied to the Indian context? Let us see what you have to write. New social movements are not just about old issues of economic inequality. पहले जो मूवमेंट्स होती थी they were about economic inequality, right? लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट्स है सिर्फ उसके बारे में नहीं है. nor are they organized along the class lines alone. ठीक है, पहले की तरह. इंडिया की अगर हम बात करें, often these movements unite participants across class boundaries. मतलब कि अगर एक कोई वुमेन मूवमेंट होती है तो उसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट. सिर्फ एक ही क्लास उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर एक तरह की जो क्लास की वुमेन है वो पार्टिसिपेट करेगी. तो कहने का मतलब है जो न्यू सोशल मूवमेंट्स है ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या क्लास लाइंस के बारे में नहीं है. दे यूनाइट, अनलाइक द अदर मूवमेंट्स, दे यूनाइट people, they unite their participants across class boundaries. तो जितने लोग जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उस मूवमेंट के, जो अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते हैं, they also come together to participate in it. इसके अलावा जो चीजें डिटरमिन करती हैं मूवमेंट्स को इंडिया में, वो है उसकी और भी कई चीजें हैं. राइट, जैसे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है सोशल मूवमेंट्स को. आइडेंटिटी के ऊपर पॉलिटिक्स होती है. आप किस कास्ट को बिलोंग करते हो, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से जो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इंडिया में होती है. कल्चरल एंजाइटीज, अपने कल्चर को लेके बहुत लोगों में एंजाइटी रहती है कि हम लोग प्रॉपरली जो है, हमारी कल्चर को डाउनग्रेड किया गया है और हमारी कल्चर जो है प्रॉपरली डिसेमिनेट नहीं हो पाई है. हम लोग हमारी कल्चर के बारे में नहीं जानते, क्या पता कल को हमारी कल्चर जो है एक्सटिंक्ट ना हो जाए. इस तरह की चीजें भी है. और एस्पिरेशंस, लोगों की अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस हैं जो कि सोशल मूवमेंट्स को क्रिएट करती हैं इंडिया में. इंडिया एक यूनिक केस है. यहाँ पे पुराना जो कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता है. तो इंडिया में ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, कल्चरल एंजाइटीज है, एस्पिरेशंस है, जो कि सोशल मूवमेंट्स को ड्राइव करती हैं. ठीक है, एंड दे कैन अकर इन वेज दैट आर डिफरेंट टू ट्रेस टू क्लास बेस्ड. कि सिर्फ क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी ही सफिशिएंट रीजन नहीं है इंडिया में सोशल मूवमेंट शुरू करने का. ये सारे फैक्टर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो जो ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन है ओल्ड और न्यू की, वो आप इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई जो है नहीं कर सकते. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ 2 मार्कर अगेन. इट सेज सोशल मूवमेंट्स ऑल्सो डेवलप डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट. व्हाट आर दीज? तो कुछ सोशल मूवमेंट्स में जो है अलग अलग नए तरीके के मोड ऑफ प्रोटेस्ट यूज किए. उसके बाद में आप लिखेंगे हाउ विल यू राइट इट. देखो मैं इंट्रोडक्शन मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ. इंट्रो आप खुद भी लिख सकते हैं. लाइक यू कैन राइट सोशल मूवमेंट्स डेवलप डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट. दीज कुड बी, सो एनी टू यू कैन राइट. कैंडल मार्च हो सकता है, टॉर्च लाइट प्रोसेशंस. ठीक है, टॉर्च लेकर जो लोग प्रोसेशन करते हैं,
ब्लैक क्लॉथ लोग जो है, हाँ, अपने हैंड्स पे या कहीं पे टाई कर लेते हैं अपना जो है दिखाने के लिए कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट दिस। कुछ लोग जो है नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करते हैं। सो एनी टू यू कैन राइट बिकॉज इट्स अ टू मार्कर, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू राइट इन दिस आंसर। तो आंसर टू आंसर भी वेरी करेगा कि आपको उसमें लिखना क्या है। अगले टू मार्कर पे आ जाते हैं। दिस इज अबाउट झारखंड and the Adivasis living there. This question says, Adivasi experiences of marginalization and their sense of injustice were mobilized to create a shared Jharkhand identity. Mention the issue against which the leaders of Jharkhand agitated. तो ये issues जो थे ना झारखंड की फॉर्मेशन में जिन्होंने हेल्प की, अपार्ट फ्रॉम देम आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स एज झारखंडीज, ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है आपकी बुक के अंदर, राइट? तो कोई भी दो इश्यूज आप लिख सकते हैं इसमें, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो कौन कौन से इश्यूज थे? नंबर 1, जिनके खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था and that eventually led to the formation of Jharkhand. Number 1, acquisition of land for large irrigation projects. गवर्नमेंट क्या करती थी कि इनकी लैंड को एक्वायर कर लेती थी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और फायर रेंज बनाने के लिए, सो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस, राइट, कलेक्शन ऑफ लोन्स, रेंट, कोऑपरेटिव ड्यूज, इनको लोगों ने रेजिस्ट किया, and nationalization of forest produce. These points have already covered, right? And one more thing that they shared was the common hatred of Dikus. Dikus वो migrant traders और money lenders थे जो कि ट्राइबल रीजन्स में जाके बस गए थे और उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है ट्राइबल्स का ये लोग करते थे। सो एनी 2 points यू कैन राइट इन दिस आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स। देखो हर एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस चीज का, हर एक मूवमेंट के 2-2 3-3 एग्जांपल्स आपको लर्न होने चाहिए, चाहे वो वुमेन मूवमेंट हो, चाहे वो कास्ट बेस्ड मूवमेंट हो, क्लास बेस्ड हो, ट्राइबल, कोई भी मूवमेंट है, आपको 2-2 एग्जाम्पल हर एक कम से कम लर्न करके एग्जाम में जाने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया होगा, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, तो कोई भी 2 मूवमेंट लिख दो आप, सतनामी मूवमेंट लिख दो, आदि धर्मा मूवमेंट लिख दो, महार मूवमेंट, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, एनी 2 यू कैन राइट एंड यू वुड गेट 1+1 2 मार्क्स फॉर दैट। इन क्वेश्चंस को ना हम यूज कर सकते हैं टू सी कि एग्जैक्टली किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह हमें चैप्टर को प्रिपेयर करना चाहिए। ये जो लिस्ट है क्वेश्चंस की ना, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव कि बस यही क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, यही आने वाले हैं। मेरा जो आइडिया है इन क्वेश्चंस के पीछे वो ये है कि आपको एक आइडिया ये हो जाए, रफ आइडिया, कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज हाउ वी नीड टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव व्हाइल प्रिपेयरिंग। अगला क्वेश्चन है काउंटर मूवमेंट्स के बारे में, बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर काउंटर मूवमेंट्स। तो काउंटर मूवमेंट्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, दीज आर दोज मूवमेंट्स दैट अराइज टू चैलेंज और अपोज अ सोशल मूवमेंट। जब भी कोई सोशल मूवमेंट शुरू होती है तो उसको अपोज करने के लिए और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, मतलब जैसी परिस्थिति है उसको वैसा ही बनाए रखने के लिए, अ काउंटर मूवमेंट ऑल्सो स्टार्ट्स। So those movements that arise to challenge or oppose a social movement and aim at maintaining status quo, they are known as counter movements. Example आप ले सकते हो, role of धर्म सभा, right? It was a counter movement against राजा राम मोहन रॉय's ब्रह्मो समाज। धर्म सभा ने क्या किया था? उसको अपोज किया था, राइट? राजा राम मोहन रॉय ने अपोज किया था सती को, लेकिन धर्म सभा ने उसको सपोर्ट किया और बोला कि नहीं, ये हमारे रिचुअल्स का हिस्सा है, आप इसको बैन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स। अब ये 4 मार्कर्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं, तो इनको कैसे करना है? Of course, you will write an introductory line that 2 theories of social movements are as follows, and then basic की तरह 3 theories, लेकिन आप उसमें से कोई भी 2 जो है लिख सकते हैं। So the first theory that you have to write about is the theory of relative deprivation. Relative deprivation का मतलब है जब किसी को ये फील होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के कंपैरिजन में डिप्राइव्ड हैं। When you compare yourself to another social group and feel relatively deprived, right? So ये theory कहती है कि social conflict arises when a social group feels that it is worse off than another around it. Second point, role of psychological factors as resentment or rage, right? तो
इस तरह के जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दिस फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड। तो जब कोई डिप्राइव फील करता है उसके अंदर रिजेंटमेंट आ जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका बदला लेने का मन करता है कि आखिर मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है। तो ये थ्योरी कहती है कि इसलिए सोशल मूवमेंट्स जो है वो अराइज होती हैं। लेकिन इस थ्योरी की लिमिटेशन ये है, लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी are that while perceptions of deprivation may be necessary condition for collective action, but it is not a sufficient reason in themselves। कि ये जो परसेप्शन है, जो आपने परसीव किया है कि हम डिप्राइव्ड हैं, ये जरूरी है कलेक्टिव एक्शन के लिए, तभी एक साथ लोग आके एक्शन लेंगे, लेकिन ये सफिशिएंट रीजन नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत चीजें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर पीपल टू कम टुगेदर एंड एक्ट एंड टेक पार्ट इन अ सोशल मूवमेंट। सेकेंड जो थ्योरी है वो है लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन की। तो मैनकुर ऑल्सन की जो बुक थी, ही आर्ग्यूज इन दैट बुक कि एक सोशल मूवमेंट जो है इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ रैशनल इंडिविजुअल एक्टर्स हु आर परस्यूइंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। देखो इसको समझते हैं। तो ऑल्सन जी ने क्या बोला कि सोशल मूवमेंट में कोई जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो सब रैशनल होते हैं, उनके अंदर बहुत दिमाग होता है, वो उनकी सोच समझ बूझ वाले लोग होते हैं, और वो बिना बात पार्टिसिपेट नहीं करते सोशल मूवमेंट में। एक्चुअली में उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट उसमें निहित होता है, इसीलिए दे पार्टिसिपेट इन दैट, राइट। एंड ही गोज ऑन टू से दैट a person will join a social movement only if there is something to gain from it। तो ये है लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन कि किसी को नहीं पड़ी सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की जब तक उसका कोई उसमें हिडन बेनिफिट नहीं होता। And this was criticized by McCarthy and Zalt, and they said कि ऑल्सन के जो assumptions हैं ये जो कि ऑल्सन कहते हैं कि सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को ही परस्यू करने के लिए लोग सोशल मूवमेंट में पार्ट लेते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। थर्ड थ्योरी इज द रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। तो ये कहती है कि किसी सोशल मूवमेंट का सक्सेसफुल होना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर पाती है या नहीं कर पाती है। लेकिन इसके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं, दे आर्ग्यू दैट अ सोशल मूवमेंट इज नॉट लिमिटेड बाय एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। मूवमेंट्स जो है ऐसी ऐसी मूवमेंट्स भी स्टार्ट की है लोगों ने जिनके पास कुछ नहीं था, दे स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड इट क्रिएटेड रिसोर्सेज इन द वे। उसने अपने खुद के रिसोर्सेज और सिंबल्स आइडेंटिटीज क्रिएट की। scarcity of resources need not be a constraint, right। तो इन तीनों थ्योरीज में से जो है रिलेटिव डेप्रिवेशन, लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन या रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी में से कोई भी दो आपको लिखनी है, एनी टू यू नीड टू राइट, एंड दैट वुड फेच यू 2+2 4 मार्क्स। आई होप इट्स क्लियर। कोई डाउट हो अगर तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट 4 marker that we need to do is differentiate between old and new social movements। 4 marker है। अब देख लेते हैं इसमें क्या डिस्टिंक्शन है। सो विल से डिस्टिंक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स। देखिए, ओल्ड जो सोशल मूवमेंट्स थी दे फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज की फ्रेमवर्क में काम ना करके स्टेट पे बाहर से प्रेशर क्रिएट करती हैं। दे put pressure on the state from outside, they are never a part of it, okay। The second point of difference that you would write is that old social movements, their main aim was the reorganization of power relations, कि society में जो existing power relations हैं between the rich and the poor, the haves and the have nots, उसको reorganize करना है, उसको ठीक करना है। लेकिन जो new social movements हैं they were not about changing the power डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। इनकी डिमांड्स कुछ अलग थी, यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की गई। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट यू वुड राइट इज दैट द ओल्ड सोशल मूवमेंट्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन्स और नेशंस, जबकि जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं दे आर इंटरनेशनल इन स्कोप। फोर्थ डिस्टिंक्शन कुड बी, ये आपकी एनसीईआरटी में से ही डिराइव्ड है, कि ये जो ओल्ड सोशल मूवमेंट्स थे दे वर बेस्ड ऑन क्लास रिलेटेड इश्यूज लाइक ट्रेड यूनियंस और पेजेंट मूवमेंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के, जैसे कि पेजेंट्स एक क्लास है, वर्कर्स एक क्लास है, तो उनके जो इश्यूज हैं दे वर टेकन अप बाय द ओल्ड सोशल मूवमेंट्स। लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन शेयर्ड आइडेंटिटीज, स्टूडेंट्स, विमेन, ट्राइबल पीपल, व्हेन दे look at themselves as belonging to a certain identity, when they share an identity of being a student, right,
दैट इज वेयर न्यू सोशल मूवमेंट्स कम इनटू पिक्चर। तो ये डिफरेंसेस है, ये आपको चारों डिफरेंसेस लिखना है, 1 1 मार्क आपको हर एक के लिए मिल जाएगा। इसके बाद है एक 6 मार्कर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। It says Jharkhand is one of the newly formed states of India carved out of South Bihar in the year 2000. तो बहुत ये ज्यादा पुराना स्टेट नहीं है, पहले बिहार का ही पार्ट था ये। डिस्क्राइब द सोशल मूवमेंट्स दैट लेड टू द क्रिएशन। तो क्या क्या सोशल मूवमेंट्स हुई जिसकी वजह से जो है झारखंड की फॉर्मेशन हुई, ये आपको लिखना है। तो इसमें जो है स्टार्ट करेंगे आप बिरसा मुंडा से, that the social movement for Jharkhand had a charismatic leader in Birsa Munda, an Adivasi who led a major uprising against the British. So Birsa Munda is revered as God by the people of Jharkhand, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी अपराइजिंग को लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इनके लिए सॉन्ग स्टोरीज वगैरह लिखी गई हैं, and he is worshipped as God there. Literate Adivasis began to research and write about their history and myth. They documented, disseminated information about tribal customs and practices. This helped create a unified ethnic consciousness and a shared identity. ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अपनी वीडियो में समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ कि क्रिश्चियन मिशनरीज के आने की वजह से झारखंड में जो है लिटरेसी आई, और जो आदिवासी लिटरेट हुए उन लोगों ने अपनी कल्चर के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, अपने कस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जिससे कि एक एथनिक कॉन्शियसनेस, अपनी एथनिसिटी को लेके उनमें एक कॉन्शियसनेस, एक गर्व की भावना, एक शेयर्ड आइडेंटिटी एज अ झारखंडी, दैट वी ऑल आर झारखंडीज, ये उनके अंदर आया। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे, लिटरेट आदिवासीज वर ऑल्सो इन अ पोजिशन टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स। अब इन लिटरेट आदिवासीज को जो है गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल गई, जिससे कि एक मिडिल क्लास की फॉर्मेशन हुई आदिवासीज की। एंड दिस मिडिल क्लास आदिवासी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप बेसिकली डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट। तो इस क्लास ने, जो मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल जो बनी थी आदिवासीज की, लिटरेट आदिवासीज की, इट पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर अ separate state and lobbied for it in India and abroad. Next point that you need to write is within South Bihar, जो दिक्कूस वाला point है कि they shared a common hatred against दिक्कूस, जो migrant traders और money lenders आके इनके एरिया में बस गए थे, इनकी लैंड वगैरह ग्रैब कर ली थी। that point you have to write. And apart from that, इनका जो एक्सपीरियंस था मार्जिनलाइजेशन का, इनजस्टिस का, जो सेंस इनके अंदर थी, that created a shared झारखंडी identity एंड इंस्पायर्ड कलेक्टिव एक्शन। तो इसी वजह से देखो, शेयर आइडेंटिटी और कलेक्टिव एक्शन जरूरी होता है किसी भी सोशल मूवमेंट के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये लिखेंगे कि ये जो इश्यूज थे, जो भी हमने अभी इश्यूज डिस्कस किए, वो इस आंसर में भी आएंगे, राइट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने इश्यूज डिस्कस किए थे, झारखंड के लीडर्स ने जो जो पुट फॉरवर्ड किए, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड। एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर फायर रेंजेस, जितने भी पॉइंट्स थे ये सारे आप इस आंसर में, क्योंकि इट्स अ 6 मार्कर, तो सारे पॉइंट्स आपको जो है इंक्लूड करने हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो अ 6 मार्कर, यहाँ पर जो है आपको यूजिंग एन एग्जाम्पल यू हैव टू एक्सप्लेन एन इकोलॉजिकल मूवमेंट, राइट। तो इकोलॉजिकल मूवमेंट्स जो है, आप इनकी चिपको मूवमेंट को एज एन एग्जाम्पल लेके आप इकोलॉजिकल मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। The Chipko movement is an example of ecological movement started in the Himalayan foothills. फिर आप बात करेंगे कि जब फॉरेस्ट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स आए ट्रीज काटने के लिए, तो वहां पे बहुत सारे विमेन ने जो है दे स्टेप फॉरवर्ड, दे हग द ट्रीज टू प्रिवेंट देम बीइंग फेल्ड। नेक्स्ट पॉइंट वो टॉक अबाउट कि हाउ इम्पोर्टेंट द फॉरेस्ट वाज फॉर देम। वो लोग फॉरेस्ट पे रिलाई करते थे फॉडर के लिए, बाकी चीजों के लिए। यही जो कॉन्फ्लिक्ट था उनका अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिजायर टू जनरेट रेवेन्यू, गवर्नमेंट चाहती थी रेवेन्यू, और ये लोगों का पूरा जो लाइवलीहुड था वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ। द इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंस वाज पिटेड अगेंस्ट द इकोनॉमी ऑफ प्रॉफिट। इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंस से मतलब है कि जो वहां के लोग थे, विलेजर्स थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर सबसिस्टेंस, लेकिन गवर्नमेंट जो थी उसको चाहिए था प्रॉफिट। सो इन दोनों का क्लैश हुआ। अलॉन्ग विद दिस एक और जो मेजर इशू था वो था सोशल इनइक्वालिटी का, विलेजर्स वर्सेस अ गवर्नमेंट जो कि कमर्शियल कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी। एंड इट ऑल्सो रेज द इशू ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, राइट।
इसके अलावा एक और जो इशू था वो ये था, रिजेंटमेंट किस बात पे थी, विलेजर्स को बड़ा गुस्सा था इस बात पे कि हमारे डिसीजन से एक ऐसी गवर्नमेंट ले रही है जो कि कहीं डिस्टेंट जिनका हेडक्वार्टर है, जिनको हमारी परवाह नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, देयर इज नोबडी हु कैन रेज आवर कंसर्न्स, ये एक और इसका मुद्दा था। सो ये तीनों जो पॉइंट्स थे, इकोनॉमी को लेके, इकोलॉजी को लेके और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके, these are the points that underlaid the चिपको मूवमेंट। ऑल राइट गाइज, अब आ गए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वी आर गोइंग टू देयर इज समथिंग बोनस फॉर यू गाइज, एंड द बोनस आर दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस को जो है देख लीजिए, मैं फटाफट इन क्वेश्चंस को आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बता देती हूँ कि आपको इसमें लिखना क्या है, देन यू कैन ट्राई प्रैक्टिसिंग राइटिंग दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। राइट, सोशल मूवमेंट के क्या क्या फीचर्स लिखेंगे आप? देखिए, सबसे पहले इसमें एक सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन चाहिए होता है, दिस एक्शन इज यूजुअली डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट। उसके अलावा आप क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं सोशल मूवमेंट में, दे हैव अ शेयर्ड आइडेंटिटी एंड अ शेयर्ड आइडियोलॉजी, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। देन social movement activists, they hold meetings to mobilize people, right? And also they plan out campaigns that include lobbying with the government, media and other important makers of public opinion. तो ये सारे points आप इसमें include कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, exemplify the difference between social change and social movement। तो देखो, मेजरली आपको इसमें तीन चेंजेस लिखने हैं, सब तीन डिफरेंसेस लिखने हैं। सबसे पहला तो सोशल चेंज जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, राइट। सोशल मूवमेंट ऑन द अदर हैंड जो है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल। तो सोशल मूवमेंट को अगर हम एक पार्ट कहें सोशल चेंज का, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सोशल चेंज इज एन अम्ब्रेला टर्म बेसिकली। सोशल चेंज में आप लिखेंगे कि इट्स अ ब्रॉड हिस्टोरिकल प्रोसेस एंड इट्स अ सम टोटल ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्शंस। तो छोटे छोटे कलेक्टिव एक्शंस जो है मिलकर सोशल चेंज को बनाते हैं। एंड सोशल मूवमेंट इज अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस सोशल एफर्ट बाय पीपल। तीसरा डिफरेंस आप लिखेंगे एग्जांपल्स इनके, सोशल चेंज का एग्जांपल आप लिखेंगे सांस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, और सोशल मूवमेंट का एग्जांपल जो आप लिखेंगे वो है द 19th century social reform movements to change the society, right? इसके अलावा है नेम एंड डिफाइन द थ्री टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपको पता है तीन तरह की सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होती हैं, रिडेम्पटिव, रिफॉर्मिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी, राइट। तो उनको आप लिखेंगे एक एक करके और उनको एक्सप्लेन करेंगे। ये और दिल्ली में आई थिंक 2014-15 में क्वेश्चन आया हुआ है। रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट क्या होती हैं? which aim at bringing about a change in the personal consciousness and actions of its individual member, कि जो भी उसके participants हैं उनकी consciousness में change आए, जैसे कि Ezhava community which was in Kerala, which was led by Narayan Guru। रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट क्या होती है? जो कि एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स को चेंज करना चाहते हैं थ्रू ग्रेजुअल स्टेप्स। जो जैसे 1960s की मूवमेंट थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की इंडिया में, दैट वाज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या होती है? जो कि रेडिकली ट्रांसफॉर्म करना चाहती है रिलेशंस को, ऑफन बाय कैप्चरिंग स्टेट पावर। जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था रशिया में, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उसने ओवरनाइट जो है वहां के जार को जो है हटा दिया था थ्रोन से, एंड इट मेड अ कम्युनिस्ट स्टेट। नक्सलाइट मूवमेंट का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। The next question is, why are the new farmer movements termed as new social movements? तो इसमें जो न्यू फार्मर मूवमेंट्स है इनकी आप बात करेंगे। न्यू फार्मर मूवमेंट्स, इफ यू कैन रिकॉल, जो कि 1970s में पंजाब एंड तमिलनाडु में जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, दैट वाज कॉल्ड द न्यू फार्मर्स मूवमेंट। एंड बेसिकली ये जो मूवमेंट्स थी, दे वर नॉन पार्टी मूवमेंट्स एंड दे इन्वॉल्व फार्मर्स, नॉट पेजेंट्स। मतलब पेजेंट मूवमेंट्स तो पहले भी थी, लेकिन पेजेंट और फार्मर्स में जो डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पेजेंट्स जो है अपने सबसिस्टेंस के लिए ग्रो करते हैं, लेकिन फार्मर्स हमेशा मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो उन फार्मर्स की मूवमेंट जो थी उसको नाम दिया गया द न्यू फार्मर्स मूवमेंट। तो इसमें जो है बेसिक जो आइडियोलॉजी है इस मूवमेंट की, दैट वाज स्ट्रांगली एंटी स्टेट एंड एंटी हिंदू। ये पॉइंट आपको जरूर इंक्लूड करना है।
इसके अलावा जो जो इश्यूज थे इनके, प्राइस रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, प्राइस प्रोक्योरमेंट, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है मूवमेंट सोशल मूवमेंट्स वाला पार्ट 2 तो प्लीज जरूर देखना, उसमें सारी मैंने आपको इनकी इश्यूज डिटेल में बताए हुए हैं, जैसे कि प्राइस प्रोक्योरमेंट, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट्स, टैक्सेशन, नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स, ये सारे जो इनके इश्यूज थे उन्होंने ब्रिंग अप किए थे। एंड दे यूज नॉवल मेथड्स ऑफ एजिटेशन, ये पॉइंट जरूर आप इंक्लूड करेंगे। नए तरीके से एजिटेशन की थी इन लोगों ने, जैसे कि ब्लॉकिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवेज एंड रिफ्यूजिंग पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम एंटरिंग द विलेजेस, राइट। और ये जो न्यू फार्मर्स मूवमेंट जो थी, दे हैव ब्रॉडन्ड देयर एजेंडा इन आइडियोलॉजी एंड दे हैव आल्सो इंक्लूडेड एनवायरमेंट एंड वुमेन्स इश्यूज। तो ये पॉइंट भी आपको एंड की तरफ जो है इसमें इंक्लूड करना है कि अब इनका जो एजेंडा है वो ब्रॉडन अप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन ब्रीफ अबाउट दलित मूवमेंट्स। तो दलित मूवमेंट्स के बारे में आप ब्रीफ में कैसे लिखेंगे, देखो पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ब्रीफ में लिखना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे दैट दे हैव अ स्पेशल कैरेक्टर बिकॉज इसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। इन एडिशन टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दे रिप्रेजेंट द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग, फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड ये जो रिप्रेजेंट करती है मूवमेंट, दे रिप्रेजेंट अ स्ट्रगल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन। इट हैज बीन कॉल्ड अ स्ट्रगल टू बी टच्ड। जो दलित मूवमेंट्स की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था वही इसका आंसर होगा। And then you will talk about what all issues they have highlighted. So they have highlighted issues related to Dalits and around different ideologies. And तीन जो main जो quest है इनकी, that is for equality, self dignity and eradication of untouchability. ये तीन main points की आप बात करोगे, उसके बाद कोई भी दो examples आप दलित movements के दे दोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे जो प्रैक्टिस में लिखने वाले हो वो है एनालाइज द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इनिशिएटेड टुवर्ड्स वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी की आपकी मूवमेंट्स जो थी वुमेन की, उनको आपको एनालाइज करना है, राइट। तो यहाँ पर जो है आप वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे एट द नेशनल एंड लोकल लेवल। आपको पता ही है कि द फर्स्ट एसोसिएशन टू बी फॉर्म्ड वाज द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, WIA, जो कि 1917 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद दी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC वाज फॉर्म्ड इन 1926, ओके। एंड उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1925। और ये जो AIWC था, इट बिगैन विद द आइडिया दैट वुमेन्स वेलफेयर एंड पॉलिटिक्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब आप जो है वुमेन का वेलफेयर और जो पॉलिटिक्स है वो एक दूसरे को दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते। ओवर द इयर्स देयर हैव बीन मेनी न्यूमरस कैंपेन्स जिन्होंने वुमेन का कॉज टेकअप किया है, वायलेंस का कॉज टेकअप किया है। Important legal changes have taken place because of these movements, and example issues of land rights, employment, they have been fought, and right against sexual harassment and dowry also. तो ये सारे पॉइंट्स भी आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। अभी जो है एक चैप्टर का वीडियो और रह गया है, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। वो मैं जो है बहुत जल्दी उसका वीडियो आपके लिए थ्योरी और क्वेश्चंस का लेके आने वाली हूँ। और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, अलग से चैप्टर वाइज आपके लिए बना दूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। और इसके अलावा एक और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस अभी आने वाले हैं, जैसे कि मैं पूरे सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टर्म 2 के लिए सोशियोलॉजी के, वो सारे एक ही वीडियो में लेके आऊंगी। इन एडिशन टू द वंस दैट आई हैव ऑलरेडी डन, उनके अलावा जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस हैं तो वो एक प्रैक्टिस पेपर की तरह सर्व करेंगे, आपके लिए एक रिविजन की तरह काम करेंगे। सो अभी प्लीज हेल्प मी इन स्प्रेडिंग दिस चैनल, क्योंकि अभी बहुत नया है मेरा चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी अगेन। आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। So thank you guys, keep supporting, keep watching my videos, and wish you all the best in this journey. Bye.